गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग सब? फर्स्ट पेपर के अंदर थर्ड यूनिट चल रही थी अपने। इसमें आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ बुद्धि विकास की थ्योरी, डार्विन की थ्योरी। देखिए, बुद्धि विकास के दृष्टिकोण से देखें तो डार्विन का बहुत बड़ा योगदान है। और इससे पहले हमने लेमार्क पढ़ा था और लेमार्क के बाद हम पढ़ रहे हैं डार्विन। डार्विन का समय था, इनका जन्म 1809 में हुआ था और इनका जो मृत्यु है वो 1882 में हुई थी। तो 1809 से 1882 का इनका समय था। और इनकी जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकी किताब से संबंधित पूछा जाता है कि इन्होंने इवोल्यूशन की जो अपनी थ्योरीज थी उनको किस किताब में प्रकाशित किया। तो इनकी किताब का बुक का नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। डार्विन जो थे, इनके दादा का नाम था इरेस्मस डार्विन। वो भी वैज्ञानिक थे और बुद्धि विकास से संबंधित उनके विचारों का प्रभाव डार्विन पर पड़ा, चार्ल्स डार्विन पर प्रभाव पड़ा। और इसी वजह से वो एक जहाज़ में बैठकर, और उस जहाज़ का नाम था HMS बीगल। HMS बीगल में बैठकर विभिन्न स्थानों की यात्राओं पर निकल गए, ये जानने के लिए कि प्रकृति में क्या कैसे हैं। तो इनके जो जहाज़ का नाम है HMS बीगल, जिस पर इन्होंने 1831 में यात्रा प्रारंभ की। 1836 तक 5 साल तक इस पर यात्राएं की, विभिन्न द्वीपों की, विभिन्न महाद्वीपों की, विभिन्न महासागरों की, और वहाँ से अपने विचार एकत्रित किए बुद्धि विकास से संबंधित। तो इसका नाम भी पूछा जाता है कि डार्विन के जहाज़ का क्या नाम था। तो इसका याद रखना, HMS बीगल। क्या नाम है? HMS बीगल। डार्विन के इस यात्रा संबंधित जो एक और महत्वपूर्ण जो चीज़ पूछी जाती है वो पूछी जाती है गैलापागोस आइलैंड के बारे में। ये हैं जो अमेरिका के पश्चिमी किनारे से 600 किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में एक द्वीप है, गैलापागोस द्वीप, जहाँ पर डार्विन को विशेष प्रकार की पक्षी मिले जिनको पिंचेज बोलते हैं, डार्विन पिंचेज। तो ये भी पूछते हैं गैलापागोस आइलैंड के बारे में भी, तो ये भी याद रखना है। और डार्विन का जो जीवन था, विचार थे, उन पर किन किन लोगों का प्रभाव पड़ा। तो उनमें पहला तो मैंने बताया कि आपको इरेस्मस डार्विन, जो कि डार्विन के पिता थे। इनका नाम चार्ल्स डार्विन है और इनकी पिता नहीं, दादा थे। इरेस्मस डार्विन के दादा थे, तो उनका प्रभाव पड़ा। उसके बाद इन पर प्रभाव पड़ा माल्थस का। माल्थस वो व्यक्ति है जिन्होंने जनसंख्या पर सबसे पहले अपने विचार प्रस्तुत किए थे और एक पुस्तक भी लिखी थी, द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, आर माल्थस। तो इसको इन्होंने पढ़ा था और इसके आधार पर कुछ बातें डार्विन ने बताई। डार्विन के समय एक और वैज्ञानिक थे, अल्फ्रेड रसेल वालेस। ये भी डार्विन का जैसे काम कर रहे थे और काम करते करते ये भी एक ही जैसे निष्कर्ष पर पहुँचे एक साथ, प्राकृतिक वर्णन की थ्योरी के साथ। परंतु बहुत सारे विभिन्न कारणों की वजह से डार्विन की जो थ्योरी थी उसको ज़्यादा मान्यता प्राप्त हुई। इन्होंने अपने बातों को अच्छे से संकलित करके प्रस्तुतिकरण अच्छा किया, तो डार्विन बड़ा नाम हो गया। प्राकृतिक वर्णन में डार्विन को ज़्यादा प्रसिद्धि मिली। हालांकि ऐसा ही काम इसी समय अल्फ्रेड वालेस रसेल ने भी किया था। तो एक तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इनकी पुस्तक थी, और दूसरी फिर एक और इन्होंने पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था स्पीसीज ऑन द टेंडेंसी ऑफ स्पीसीज टू फॉर्म वेराइटी एंड ऑन द प्रिपरेशन ऑफ वेराइटीज एंड स्पीसीज बाय नेचुरल सलेक्शन, जो कि लीनियन सोसाइटी में प्रकाशित हुई थी, जर्नल में। डार्विन की जो थ्योरी है उसमें मुख्य जो बातें उन्होंने बताई, उन्होंने कहा कि जो
जीव होते हैं वो उनकी जनसंख्या यानी प्रजनन की क्षमता अत्यधिक होती है और जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति पाई जाती है, लेकिन फिर भी उनकी संख्या स्थिर बनी रहती है। क्यों? क्योंकि उनके मध्य स्ट्रगल पाया जाता है अस्तित्व के लिए। अब स्ट्रगल कितने तरह का होता है? 3 तरह का होता है। तो अंतर्जातीय स्ट्रगल यानी इंट्रा स्पेसिफिक, एक अंतर्जातीय, और एक बाह्य वातावरणीय संघर्ष यानी खुद की जाति के बीच में, दूसरी जातियों के बीच में और वातावरण के बीच में जो जीवों का संघर्ष होता है, उसकी वजह से उनकी जो नंबर ऑफ सर्वाइवर वो रफली कांस्टेंट बनी रहती है। और जो अधिक संघर्ष कर पाता वही सर्वाधिक फिट रहता वातावरणीय परिवर्तनों के विरुद्ध या अन्य विरोधों के विरुद्ध। तो वही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बन जाता है, यानी जो सबसे अधिक फिट होगा वो सर्वाइव कर पाएगा। और प्रकृति इस तरह से धीरे धीरे उसका नेचुरल सिलेक्शन प्राकृतिक वर्ण हो जाता है, उस प्राकृतिक या उस वातावरण विभिन्नताओं के अनुरूप अपने आप को ढाल लेता, फिट हो जाता है और वो नेचुरल सिलेक्शन में आ जाता है। और जब नेचुरल सिलेक्शन में आ गया तो उसके बाद नई जातियों की उत्पत्ति होती है, क्योंकि वातावरण परिवर्तनों के अनुरूप अपने को ढालता जाता है, फिट होता जाता है, तो एक नई जाति की उत्पत्ति होती है। तो उसके बाद आता है ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। तो डार्विन की 3 बातें हैं मुख्य, कि ये कहते हैं कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और दूसरी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन, जो सबसे अधिक फिट होगा या संघर्ष में वही जीवित रहेगा जो सर्वाधिक फिट होगा, और तीसरी ओरिजिन अपने और ऐसा होगा तो बाद में एक नई जाति की उत्पत्ति होगी। ये 3 मुख्य बातें डार्विन ने बताई। और प्रोडक्शन और फर्टिलिटी की जो बात है कि प्रत्येक जो जीव होता है उसमें अधिक क्षमता पाई जाती है। बहुत सारे छोटे मोटे इंसेक्ट्स वगैरह और इस तरह के जीव होते हैं जिनमें बहुत अधिक संख्या में प्रजनन क्षमता पाई जाती है, लेकिन फिर भी बाह्य वातावरण के प्रभाव की वजह से वो सीमित रहते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो जाति खत्म हो जाएगी। इसलिए प्रकृति ने ऐसा अनुकूलन किया है कि बहुत अधिक संख्या में बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी संख्या स्थिर बनी रहती है वातावरणीय प्रभाव की वजह से। स्ट्रगल उन्हें करना पड़ता है, और स्ट्रगल जैसा कि अभी बात की थी अपन ने, एक तो इंट्रा स्पेसिफिक होता है जो समान जाति में होता है, समान आवश्यकताओं वाले भोजन, आवास या फिर जनन के लिए हो सकता है। तो एक जैसी आवश्यकताएं होगी एक जाति की, तो उनके लिए संघर्ष होगा और उसमें भी उनकी संख्याएं सीमित हो जाती है। संघर्ष होता है तो मृत्यु हो जाती है। इंटर स्पेसिफिक यानी अलग अलग जातियों के बीच में भी होता है, जिससे एक स्थान पर रहते हैं, तो वहाँ पर विभिन्न कारणों से खाद्य आवश्यकताओं की वजह से या आवासीय व्यवस्था से संघर्ष होता है, और उसमें जो जीतता वो आगे जाता है। एनवायरनमेंट से भी स्ट्रगल होता है, जैसे आंधी तूफान बरसात ओले, तो इनसे भी स्ट्रगल जंतुओं का होता रहता है। और इन सब चीज़ों के बाद फिर धीरे धीरे कभी ऐसा देखने को मिलता है कि वेरिएशन पैदा हो जाती है, और वो वेरिएशन उस वातावरण के अधिक अनुकूल होती है, और अधिक अनुकूल होने से वो आगे नई जातियों की उत्पत्ति का कारण बनती है, और उसको हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन के अंतर्गत इन सब बातों को डार्विन ने कलेक्ट किया और प्रकाशित किया। किसके अंदर? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। तो कुल मिला के बात ये है कि नई जातियों की उत्पत्ति किन किन कारणों से हुई? स्ट्रगल की वजह से हुई। स्ट्रगल के बाद भी उनका एग्जिस्टेंस बना रहा, और उनमें धीरे धीरे विभिन्नताएं पैदा हुई, और विभिन्नताएं इनहेरिट हुई यानी संततियों में गई, और ऐसा होने से वो नई जातियों की उत्पत्ति का कारण बने। तो ये बातें बताइए डार्विन ने। डार्विन की थ्योरी ऐसा नहीं है कि सबके द्वारा स्वीकार की गई। कोई भी बात होती है तो उसकी एक समय बाद आलोचना भी होती है, उसमें कोई नई चीज़ें निकल के आती है, तो आलोचना हर चीज़ की होती। और इसी तरह डार्विन की भी आलोचना की गई। डार्विन की आलोचना करने वाले जो मुख्य जीव विज्ञानी थे वो थे सर रिचर्ड ओवन और एडम सेज्विक। इन लोगों ने कहा कि भाई वेरिएशन की बात तो डार्विन ने बताई, लेकिन ये नहीं समझा पाए कि ये कैसे होती है, कैसे संतति में ट्रांसफ़र होती है, और यूज़ एंड डिसयूज़ यानी उपयोगी अनुपयोगी अंगों के बारे में भी डार्विन नहीं बता पाए। और दूसरी बात,
डार्विन को सोमेटिक और जर्मिनल वेरिएशंस के बारे में जानकारी नहीं थी, यानी कौन सी कायिक विभिन्नताएं होती है और कौन सी जर्मिनल विभिन्नताएं होती हैं। अर्थात ये नहीं जानते थे कि कायिक विभिन्नताएं ट्रांसफर नहीं होती है, केवल जो जननिक स्तर पर जो विभिन्नताएं होती है वो ट्रांसफर होती है, लेकिन ऐसी जानकारी डार्विन को नहीं थी। इसी तरह से इनकी आलोचना की जाती है कि natural selection does not account for the beginning of organ or how an organ can be useful in initial stage। इन्होंने कहा कि प्रारंभिक अवस्था में हर चीज़ का नेचुरल सिलेक्शन नहीं होता है, लेकिन फिर भी कुछ अंग जो है शुरुआती अवस्थाओं में किस तरह से काम करते हैं इसके बारे में ये नहीं बता पाए। और ये नेचुरल सिलेक्शन डज नॉट एक्सप्लेन द एवोल्यूशन ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स फ्रॉम एक्वेटिक, यानी जलीय जीव से स्थलीय जीव कैसे नेचुरल सिलेक्शन से बने, ये चीज़ भी ये नहीं बता पाए। तो इस तरह से डार्विन की आलोचना की जाती है। अब इसमें फिर कुछ वैज्ञानिकों ने सुधार किया जिसको नियो डार्विनिज्म कहते हैं, नव डार्विनवाद कहते हैं। वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।